हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पा नागर, बाल रोग विभाग, ज्योतिर्विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द सेशन 2.19 और इस सेशन में हम डायरिया को डिस्कस करेंगे। डायरिया के टाइप, एक्यूट, क्रोनिक या परसिस्टेंट डायरिया, डायरिया के साइन सिम्टम्स क्या है, डायरिया का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। ओके, तो लास्ट में जो हमने पढ़े थे पोतना, शीतपोतना, अंधपोतना ग्रह, इनके जो साइन सिम्टम हमें मिल रहे थे वो मॉडर्न में डायरिया से कोरिलेट हो रहे थे। तो इससे हम आगे डायरिया पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डायरिया जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो टॉपिक्स दिखाई दिए हैं स्क्रीन पे, इनके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करेंगे। क्या क्या टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे? डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया, एपिडेमियोलॉजी ऑफ डायरिया, एटियोलॉजी ऑफ डायरिया, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या साइन सिम्टम होने वाले हैं, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डायरिया। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया। डेफिनेशन ऑफ डायरिया, डेफिनेशन इज द पासेज ऑफ मोर देन या इक्वल टू 3 लूज स्टूल पर डे और वाटरी स्टूल ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी or more than 10 ml per kg per day in infants, in older children's more than 200 gram per day जो स्टूल से के अमाउंट। तो डायरिया की मेनली हमें दो चीज़ें देखनी होती है, फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हम देख रहे हैं कि स्टूल लूज रहेंगे या वाटरी स्टूल रहेंगे, और फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि लूज और वाटरी जो स्टूल है उनकी मोर देन 3 टाइम्स पर डे होना चाहिए, तो हम उसे डायरिया बोलते हैं। इन्फेंट्स में डायरिया डिस्क्राइब तब बोलते हैं इन्फेंट में डायरिया जब स्टूल की जो अमाउंट है वो 10 ml पर kg पर डे से ज़्यादा है, और ओल्डर चिल्ड्रन में स्टूल की अमाउंट 200 ग्राम पर डे से ज़्यादा होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया, डायरिया के 3 टाइप होते हैं, एक्यूट वाटरी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। तो एक्यूट वाटरी डायरिया है, नाम से पता चल रहा है कि ऑनसेट इसका एक्यूट होगा, कोई म्यूकस एंड ब्लड नहीं मिलेगा हमें, नो म्यूकस एंड ब्लड इन स्टूल एंड लास्ट लेस देन 14 डेज। एक्यूट डायरिया होता है वो 14 डेज में इसके सिम्टम्स होते हैं और रिमिशंस हो जाते हैं, 14 डेज तक ही रहता है, ये इससे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए इसे हमने एक्यूट डायरिया बोला है। कंसिस्टेंसी वाटरी होती है, कोई म्यूकस एंड ब्लड नहीं मिलता हमें स्टूल के साथ, और एक्यूट ऑनसेट होता है, इसलिए इसे एक्यूट डायरिया बोलते हैं। परसिस्टेंट डायरिया है, स्टार्ट्स एक्यूटली। परसिस्टेंट डायरिया स्टार्ट तो एक्यूट वाटरी डायरिया के फॉर्म में होता है एंड लास्ट मोर देन 14 डेज। अगर 14 डेज के आगे भी डायरिया परसिस्ट है तो उसे हमने परसिस्टेंट डायरिया बोला है। एक्यूट वाटरी डायरिया अगर 14 डेज से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो उसे परसिस्टेंट डायरिया बोलेंगे। सीवियर परसिस्टेंट डायरिया है, परसिस्टेंट डायरिया विद एनी फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन, दैट इज द सीवियर। अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन ज़्यादा आ रही है तो हम उसे सीवियर परसिस्टेंट डायरिया बोलेंगे। परसिस्टेंट मीन्स मोर देन 14 डेज एंड सीवियर द एनी फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन, ये साइन सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन आने लग गए तो सीवियर परसिस्टेंट डायरिया होगा 14 डेज बाद। डायरिया को हम डिसेंट्री से, अगर डायरियल फ्रीक्वेंसी है लेकिन स्टूल में ब्लड भी मिल रहा है हमें तो हम उसे डिसेंट्री बोलते हैं। स्टूल में अगर ब्लड है तो डिसेंट्री होगी, ब्लड नहीं है तो हम उसे डायरिया बोलेंगे। जो ब्लड है हमें वो आई विटनेस में भी मिल सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक ब्लड भी हो सकता है स्टूल में। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ फीवर। डिसेंट्री में जो हमें सिम्टम मिलने वाले हैं उसमें फीवर होगा, इन फ्रीक्वेंट स्मॉल स्टूल रहेंगे, बार बार पेशेंट डिफिकेशन के लिए जाएगा, लेकिन जो अमाउंट होगी स्टूल की वो बहुत स्मॉल होगी। अर्जेंसी रहेगी स्टूल के लिए, यानी कि स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा थोड़ी देर के लिए भी। एब्डोमिनल पेन एंड टेनिसमस की कंडीशंस रहेगी डिसेंट्री की कंडीशन में, क्योंकि डायरिया में ये सारी सिम्टम्स होने ज़रूरी नहीं है। डिसेंट्री में मेन सिम्टम है वो होगा ब्लड द स्टूल, उसके अलावा एसोसिएटेड सिम्टम होंगे फीवर, फ्रीक्वेंट स्मॉल स्टूल, अर्जेंसी, एब्डोमिनल पेन और टेनिसमस। देखिए पेट में मरोड़ होगी और इस तरीके से दर्द होगा, उसके बाद स्टूल की प्रवृत्ति रहेगी, डिफिकेशन स्टार्ट होगा और वो भी स्मॉल अमाउंट में होगा और बार बार जाने वाली टेंडेंसी रहेगी पेशेंट के, साथ में फीवर आ जाएगा। कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिसेंट्री इंक्लूड एनोरेक्सिया, रैपिड वेट लॉस। डिसेंट्री है, पेट दर्द हो रहा है तो पेशेंट क्या करेगा,
खुद से ही फूड टेक नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी खाने के बाद उसे दिक्कत हो सकती है। दूसरा एनोरेक्सिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी, और दोनों ही कंडीशन मिलकर उसका फ्रिक्वेंट वेट लॉस करवाएगी, रैपिड वेट लॉस करवाएगी डिसेंट्री में। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डिसेंट्री के, रीनल फेलियर या एनसेफेलोपैथी, उनको डिस्क्राइब करेंगे बाद में। देन वन ऑफ द लीडिंग कोज ऑफ एपिडेमियोलॉजी स्टार्ट करते हैं हम डायरिया के लिए। तो डायरिया मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी का एक इम्पोर्टेंट कोज है चिल्ड्रंस में, क्योंकि उनमें मेनली इन्फेक्शियस डायरिया जो भी होता है, या फिर डायरिया से जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने वाली होती है उसकी वजह से मोर्टिलिटी या मोर्बिडिटी, अगर सीवियर डायरिया है तो मोर्टिलिटी हो जाती है, और अगर डायरिया परसिस्ट कर रहा है, न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो मोर्बिडिटी की कंडीशंस बन जाती है। डायरिया इज द मोस्ट लीडिंग कोज फॉर द मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी इन चिल्ड्रंस। डायरिया causes about 2 million deaths annually in children of under 5। अगर 5 साल एज ग्रुप की जो चिल्ड्रंस हैं उनमें लगभग वर्ल्ड वाइड 2 मिलियन डेथ्स डायरिया की वजह से होती है। 80% ऑफ दिस डेथ अकर इन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 2 ईयर। तो लाइफ के 2 ईयर है फर्स्ट, उनमें अगर 80% जो भी 2 मिलियन डेथ्स होती है उनमें से भी 80% जो डेथ होती है वो 2 ईयर्स एज ग्रुप में ज़्यादा होती है। कॉमन इन चिल्ड्रन ऑफ एज बिलो 5 ईयर। डायरिया की जो इंसिडेंस है 5 साल एज ग्रुप के बच्चों से कम में ज़्यादा होते हैं। पीक इंसिडेंस इज ड्यूरिंग द एज ऑफ 6 to 11 मंथ। वाई इट इज़ बिकॉज एज ऑफ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है 6 मंथ तक, फिर हम उसे बाहर का खाना देना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स वाई मे बी कि उसको इन्फेक्शन हो जाए, या बाउल है वो फॉरेन, जैसे बाहर का खाना आएगा तो उसे एक तरीके से फॉरेन पार्टिकल समझेगी, उससे इरिटेट होकर के डायरिया हो सकता है। रिलेटेड विद डेवलपमेंटल एज की वजह से भी पीक इंसिडेंस 6 to 11 मंथ में ज़्यादा होता है डायरिया के। डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ एंटीबॉडीज अक्वायर फ्रॉम द मदर। और 6 मंथ तक तो क्या होता है, मैटरनल एंटीबॉडी होती है बेबी के अंदर होती है, तो उसे प्रोटेक्ट करके रखती है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से। लेकिन 6 मंथ लेटर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ के लेवल कम होने लग जाती है, उसकी वजह से भी डायरिया के होने के चांस ज़्यादा होते हैं 6 to 11 मंथ की एज में। मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से डायरिया हो रहा है तो फीको ओरल रूट या फिर इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर फॉर द डायरिया। रिस्क फैक्टर में स्टडी करेंगे, होस्ट फैक्टर को देखते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर को। ओके, तो होस्ट फैक्टर है हमारे रिस्क फैक्टर है। सबसे पहले होस्ट फैक्टर में क्या क्या रिस्क फैक्टर है, क्या क्या कंडीशन है जो डायरिया होने को लीड करती है। इनएप्रोप्रिएट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस हो सकती है। नो EBF फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। तो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा हमें कुछ भी नहीं देना है इनिशियली फर्स्ट से 6 मंथ में बेबी को। अर्ली इंटरप्शंस या बोटल फीडिंग अगर हम करवाते हैं बिफोर 6 मंथ तो भी ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा अगर इनएप्रोप्रिएट कुछ और बाहर से देते हैं फीडिंग करवाते बोटल फीडिंग, तो डायरिया के एक रिस्क फैक्टर है, ये होस्ट फैक्टर में आता है। अनसैनिटरी फूड प्रिपरेशन यानी अनहाइजेनिक फूड प्रिपरेशन से वो, लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन। मेनली जो डायरिया होने का कोज होता है रोटा वायरस होता है, और रोटा वायरस का अगर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है एंडेमिक एरिया में तो भी एक रिस्क फैक्टर है डायरिया होने के लिए। यंग एज, मीजल्स इन्फेक्शन की वजह से, माल न्यूट्रिशन डायरिया होने का कोज है, और डायरिया से भी माल न्यूट्रिशन होता है। तो माल न्यूट्रिशन और डायरिया दोनों के बीच में विशेष साइकिल से चलती रहती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, विटामिन ए और जिंक डेफिशिएंसी है किसी में, तो होस्ट के लिए रिस्क फैक्टर होता है। देन रिस्क फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर हम देखते हैं। सीजनलिटी में हम देखते हैं कि सीजन वाइज, जैसे कि रेनी सीजन आए इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है, अनहाइजीनिक कंडीशन ज़्यादा रहती तो उस सीजन में डायरिया के केसेस हमें ज़्यादा मिल सकते। इनएडिक्वेट फूड इंटेक ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। पॉवर्टी एंड पुअर लिविंग कंडीशन से प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होगा तो डायरिया के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे। पुअर डोमेस्टिक एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, स्पेशली अनसेफ वाटर है, या फिर हमने ऊपर देखा कि फूड भी अनसेफ है, तो दिस इज द एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर द डायरिया। इट
इटियोलॉजी ऑफ डायरिया देखेंगे। इटियोलॉजी दो टाइप से हमने इसमें डिस्क्राइब करी, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस इटियोलॉजी। नॉन इन्फेक्शियस इटियोलॉजी है तो एनाटोमिकल डिफेक्ट हो सकता है माल एब्जॉर्प्शंस की वजह से या किसी एलर्जी या इंटॉलरेंस की वजह से हो सकता है। एनाटोमिकल डिफेक्ट में क्या कंडीशन है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम या वेलस एट्रोपी। जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं माइक्रोविलाई मिलते हैं, अगर माइक्रोविलाई एट्रोफाइड है तो इंटेस्टाइन होगी वह बिल्कुल एक फ्लैट सी हो जाएगी, और जो भी हम फूड ले रहे हैं वो वहाँ पे प्रॉपर स्टेसिस नहीं कर पाएगा, तो वहाँ डायरिया कोज होगा। विलस एट्रोपी हो गई, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, यानी कि ऑपरेट करके या किसी भी रीजन से हमें बाउल को सर्जिकली रिमूव करना पड़ा है पेशेंट की, तो बाउल की साइज छोटी हो जाएगी, प्रॉपर लेंथ नहीं रहेगी, तो फूड को प्रॉपर स्टेसिस का टाइम नहीं मिलेगा। प्रॉपर स्टेसिस नहीं होगा तो मे बी वो जल्दी फ्रीक्वेंटली पास आउट होगा स्टूल। तो दो एनाटोमिकल डिफेक्ट हम देख रहे हैं, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम और वेलस एट्रोपी, जिससे नॉन इन्फेक्शियस डायरिया होता है। माल एब्जॉर्प्शन में डाइसैकेराइड डेफिशिएंसी या सीलिएक डिजीज है, सीलिएक डिजीज और डाइसैकेराइड डेफिशिएंसी है। इनमें जो सीलिएक डिजीज है ग्लूटेन एंटेरोपैथी है, ग्लूटेन की वजह से होती है। दूसरा फूड एलर्जी, किसी फूड से एलर्जी है, इंटॉलरेंस है, तो भी नॉन इन्फेक्शियस डायरिया कर सकता है। तो सीलिएक डिजीजेस वाले पेशेंट है तो उनमें मेनली डायरिया में देखने को मिलता है, जिससे फ्यूचर में माल न्यूट्रिशन या माल एब्जॉर्प्शन होगा, देन माल न्यूट्रिशन होंगे। इन्फेक्शियस डायरिया की कंडीशन है, इन्फेक्शियस डायरिया होता है इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी, दो तरीके से डिवाइड किया है। इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शियस डायरिया है यूजुअली कोज्ड बाय बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया से होता है, दैट इन्वेड इंटेस्टाइन डायरेक्टली, जो कि डायरेक्ट इंटेस्टाइन में गए और साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, इंटेस्टाइन में जाकर के वहाँ इन्वेड होकर के वहाँ इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेंगे, जो बैक्टीरिया से बनने वाले साइटोटॉक्सिन से, तो इन्फ्लामेटरी डायरिया होगा। नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया है थ्रू एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो विलस डिस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर विलस डिस्ट्रक्शन बाय वायरस और एडहेरेंस बाय पैरासाइट। इन्फ्लामेटरी डायरिया होता है वो साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया से हो रहा है, या फिर वो बैक्टीरिया जो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में इन्वेड कर रहे हैं। नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया हो रहा है वो हो रहा है कि जो कुछ बैक्टीरिया एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बाद, या वायरस है वो विलस को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया। और पैरासाइट एडहेरेंस हो रहा है, पैरासाइट जाकर के इंटेस्टाइन पे चिपक रहा है, एडहेर हो रहा है, तो नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया होता है। देखिए कि बैक्टीरिया, वायरल, जो हमारे इन्फ्लामेटरी डायरिया है, पैरासाइट फंगस, इनमें कॉमन इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया वायरस क्या हैं। बैक्टीरिया में सिगेला, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरी, ई कोलाई, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ये जो बैक्टीरिया है मेनली डायरिया कोज करने वाले। तो साल्मोनेला टाइफी से हमें पता है कि टाइफाइड हो रहा है, विब्रियो कोलेरी कोलेरा कर रहा है, ई कोलाई, ये इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज जो इन्फेक्शियस डायरिया कर रहे हैं बैक्टीरिया से। वायरस में रोटा वायरस सबसे मेन कॉमन एजेंट होता है, एस्ट्रो एजेंट है, कैलिसी वायरस, एंटेरोएडिनो वायरस या CMV वायरस होता है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ही मेनली डायरिया प्रोड्यूस करता है। पैरासाइटिक डायरिया है, अगर कोई पैरासाइट इन्वेंट हो रहा है, तो हमने देखा था कि नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया कर रहा था, उसमें कौन कौन से पैरासाइट है, जिरार्डिया, लैम्बेलिया, एंटेरेमिबा हिस्टोलाइटिका, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग आइसोस्पोरा बेला, क्रिप्टोस्पोडियम परवम, फंगस में कैंडिडेटा एल्बिकेंसिस जो डायरिया कोज करती है। देन इटियोलॉजी ऑफ डिसेंट्री, हमने देखा था अभी डायरिया की इटियोलॉजी, हम देखेंगे डिसेंट्री की इटियोलॉजी क्या है, डिसेंट्री को करने वाले स्पीशीज बैक्टीरिया वायरल क्या है। शिगेला स्पीशीज हो जाएगी, एस्चेरिया, इन्वेजिव एस्चेरिया कोलाई, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, अमीबिक डिसेंट्री, एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका, साल्मोनियोलिसिस, सिस्टोसोमिया मैंसोनाई हो सकती है,
टाइफाइड फीवर की वजह से डिसेंट्री हो सकती है। एंटेरिक फीवर होगा, साल्मोनेला, कोलेरेशियस, साल्मोनेला, पैराटाइफी, ये सब डिसेंट्री कोज कर सकते हैं। मतलब अगर ये ही इनमें से कुछ बैक्टीरिया है जो डायरिया करते हैं, अगर वो आगे प्रोसेस चलती रही है उनकी, तो फिर वो डिसेंट्री कोज करेंगे, स्टूल में ब्लड आता रहेगा। देन पैथोफिजियोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।